बिहार का चुनाव जब नतीजे आए तो मुझे लगता है सारे राजनीतिक पंडित हैरान रह गए। हैरान रह गए, बिल्कुल। जो पुराने फॉर्मूले थे, जो दशकों से चले आ रहे समीकरण थे, वो सब के सब धरे रह गए। हाँ हर किसी को लग रहा था कि नतीजा एक खास दिशा में जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और ही। हाँ। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? और ये सवाल बहुत जरूरी है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इसे सिर्फ वोटों का उलटफेर नहीं मान रहे। तो फिर क्या मान रहे हैं? वो एक बहुत गहरे सामाजिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। उनके शब्दों में कहूं तो ये एक मानसिक क्रांति की शुरुआत हो सकती है। मानसिक क्रांति? हाँ, ये तो बहुत बड़ा शब्द है। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद साफ है। हम इन स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के इस जनादेश के पीछे की असली कहानी क्या है। वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस चुनावी भूकंप को जन्म दिया। बिल्कुल, चलिए इस पहेली के पहले टुकड़े से ही शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले 2 सालों से चल रही राजनीतिक बिसात से। दशकों से बिहार की राजनीति का एक आजमाया हुआ हथियार रहा है जाति, और इस बार भी कुछ नेताओं ने इसी हथियार पर सबसे बड़ा दांव खेला। हाँ, एक नैरेटिव बनाने की पूरी कोशिश हुई कि ये चुनाव पूरी तरह से जातिगत समीकरणों पर ही लड़ा जाएगा। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, है ना? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो खुल्लम खुल्ला खेला गया। स्रोत के शब्दों में कहें तो जाति के जहर को हवा देने की पूरी कोशिश की गई। मतलब एक तरह का अहंकार था। हाँ, एक तरह का अहंकार ही था कि जनता के सामने जाति का कार्ड फेंको और सत्ता तुम्हारी। उन्हें लगा कि ये फॉर्मूला तो कभी फेल हो ही नहीं सकता। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। बिल्कुल। ये फॉर्मूला जो हमेशा काम करता था, इस बार बुरी तरह फेल हो गया। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या बिहार की जनता अचानक बदल गई? देखिए, स्रोत का विश्लेषण कहता है कि ये अचानक नहीं हुआ। अच्छा। ये एक धीमी प्रक्रिया का नतीजा है। ये दिखाता है कि वोटर अब सिर्फ अपनी जाति की पहचान से बंद कर वोट नहीं देना चाहता। मतलब जब उसे विकल्प मिलता है। हाँ, जब उसे एक तरफ जाति की राजनीति और दूसरी तरफ विकास का एक मॉडल दिखता है, तो वो किसे चुनेगा? इस चुनाव ने इसका एक बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। तो ये सिर्फ एक पार्टी की हार जीत नहीं है? नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। ये एक पूरी की पूरी विचारधारा को नकारा जाना है। मतलब ये कि दशकों पुरानी रणनीति की अब एक्सपायरी डेट आ चुकी है, एक तरह से कह सकते हैं। और अगर ऐसा है तो ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। बिल्कुल, और ये हमें सीधे दूसरे मुद्दे पर ले आता है। जनता ने सिर्फ एक चीज को नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सोच को नकारा, और उस सोच का दूसरा हिस्सा था कानून का खुला मजाक उड़ाना। आप उस घटना की बात कर रही हैं जहां मंच पर एक कानून के दस्तावेज फाड़ दिए गए थे? वही। सोचिए, एक तरफ देश की संसद एक कानून बनाती है, हाँ, जो सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए था। बिल्कुल, और ये एक ऐसी समस्या है जिसे सिर्फ बिहार ही नहीं, तमिलनाडु से लेकर उत्तर भारत तक कई राज्य जूझ रहे थे। सही बात है। और फिर चुनाव के बीच में कुछ नेता मंच पर चढ़कर उस कानून को फाड़ देते हैं। और सिर्फ फाड़ते ही नहीं बल्कि ऐलान करते हैं कि हम जीत कर आएंगे तो ये कानून लागू नहीं होने देंगे। हाँ, ये तो सीधे सीधे देश के सिस्टम को चुनौती देने जैसा था। यही तो बात है। स्रोत यही कहता है, ये सिर्फ एक कानून का सांकेतिक विरोध नहीं था, ये एक मानसिकता का प्रदर्शन था। कैसी मानसिकता? ये अहंकार था कि हम कानून से ऊपर है, हमारी मर्जी चलेगी, देश का कानून नहीं। और स्रोत का मानना है कि बिहार की जनता ने इस अहंकार को बहुत गंभीरता से लिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये फैसला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक भी था? मतलब लोगों ने सिर्फ विकास के लिए वोट नहीं दिया बल्कि कानून के शासन और सम्मान के लिए भी वोट दिया। बिल्कुल, ये एक बहुत परिपक्व जनादेश है। इससे पता चलता है कि वोटर अब सिर्फ वादों पर ध्यान नहीं दे रहा, वो नेताओं के आचरण, उनकी भाषा, हाँ, और कानून के प्रति उनके सम्मान को भी देख रहा है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि राजनीति और गुंडागर्दी एक साथ नहीं चल सकती। तो ये साफ है कि जनता ने जाति और कानून के अपमान की राजनीति को खारिज कर दिया। पर इस बदलाव के पीछे की असली ताकत कौन थी? क्या ये कोई एक बड़ा नेता था या कोई आंदोलन? नहीं, और यहीं इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। वो क्या है? असली बाजी पलटने वाले कोई नेता नहीं बल्कि वो लोग जिन्हें अक्सर खामोश वोटर माना जाता है। बिहार की माताएं, बहनें और युवा।
अच्छा, यहाँ पर स्रोत एक बहुत आकर्षक शब्द का इस्तेमाल करता है, माइंड कॉम्बिनेशन। हाँ, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ युवा और महिला वोटरों का मतलब एक तरह का गणित है या इससे कुछ गहरा है? ये गणित से कहीं ज्यादा गहरा है। स्रोत इसे एक तरह का मानसिक गठबंधन कहता है। मानसिक गठबंधन? हाँ, सोचिए, एक तरफ युवा है जो जाति धर्म से ऊपर उठकर अपनी भविष्य, अपनी नौकरी, अपनी आकांक्षाओं के लिए वोट कर रहा है। उसे अच्छी शिक्षा चाहिए, बेहतर मौके चाहिए। और दूसरी तरफ है महिलाएं। बिल्कुल। उनके लिए क्या मायने रखता है? सुरक्षा, सम्मान, घर का बजट, बच्चों का भविष्य। सही बात है। जब किसी घर में गैस सिलेंडर आता है या नल से पानी आता है तो उसका सबसे ज्यादा असर घर की महिला पर पड़ता है। हाँ, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आसान होती है। तो जब युवाओं की आकांक्षाएं और महिलाओं की जरूरतें एक साथ मिल जाती हैं तो ये माइंड कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा। भी इस गठबंधन की ताकत को समझने में महीनों लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये राजनीति को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब पार्टियां अब ये मानकर नहीं चल सकती कि एक खास जाति या समुदाय उन्हें आंख बंद करके वोट दे देगा। नहीं चल सकती। उन्हें अब हर घर में मौजूद इन दो ताकतों, युवाओं के सपनों और महिलाओं की उम्मीदों को साधना होगा। और जो पार्टी या नेता इसे समझने में नाकाम रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। स्रोत का तो यहाँ तक कहना है कि इस माइंड कॉम्बिनेशन ने आने वाले दशकों की भारतीय राजनीति की नींव रख दी है। इस चुनाव में एक और भावनात्मक मुद्दा था जिस पर शायद उतना ध्यान नहीं गया, लेकिन स्रोत उसे बहुत अहमियत देता है, और वो है राजनीतिक भाषा और व्यवहार। हाँ, पिछले कुछ सालों में बिहार विधानसभा के अंदर जो दृश्य देखने को मिले, हाँ। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ और नीतीश कुमार जैसे एक वरिष्ठ नेता का जिस तरह से अपमान किया गया, उसने लोगों के मन पर गहरा असर डाला। क्या ये सिर्फ बिहार तक सीमित है? क्योंकि ऐसी तस्वीरें तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर संसद से भी देखने को मिल जाती हैं। ये एक राष्ट्रीय प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि बिहार की जनता इस मामले में बहुत संवेदनशील है। अच्छा। वो सार्वजनिक जीवन में गरिमा और नेताओं के आचरण को बहुत महत्व देती है। जब वो देखते हैं कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि सदन की मर्यादा तोड़ रहे हैं, घटिया भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसे व्यक्तिगत अपमान के तौर पर लेते हैं। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। वोटर को लगता है कि ये सिर्फ एक नेता का अपमान नहीं है, बल्कि उस पद का, उस सदन का और कहीं ना कहीं उनके अपने वोट का भी अपमान है। हाँ, सही बात है। और ये जो नाराजगी और नफरत पैदा होती है वो चुपचाप वोट में बदल जाती है। और नतीजों ने ये साफ दिखा दिया। एकदम साफ संदेश साफ था। राजनीति में असहमति हो सकती है, लेकिन बदतमीजी और अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने देखा कि जाति का कार्ड फेल हो गया, कानून को चुनौती देना उल्टा पड़ा, अपमानजनक व्यवहार ने जनता को नाराज किया, हाँ, और एक नया माइंड कॉम्बिनेशन उभर कर आया। बिल्कुल। तो इन सब के बाद अंतिम फैसला किस चीज के पक्ष में आया? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। स्रोत बताता है कि एनडीए को जो समर्थन मिला वो समाज के हर वर्ग और हर इलाके से आया। मतलब दलित बहुल इलाकों से लेकर शहरी सीटों तक हर जगह से वोट मिले। ये किसी एक जाति या समुदाय का वोट नहीं था। तो फिर वो कौन सी एक चीज थी जिसने इन सबको एक साथ जोड़ा? वो एक शब्द था, विकास। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, विकास तो हर पार्टी का नारा होता है, हर कोई चुनाव में विकास की ही बात करता है। हाँ। लेकिन इसमें एक फर्क था। इस बार इसमें ऐसा क्या खास था कि इतना असरदार हो गया? खास ये था कि इस बार मतदाताओं के लिए विकास सिर्फ एक खोखला नारा नहीं था। तो क्या था? उनके लिए विकास का मतलब था कानून का राज, ताकि वो सुरक्षित महसूस कर सकें। विकास का मतलब था सम्मान, ताकि सार्वजनिक जीवन में गरिमा बनी रहे। और विकास का मतलब था ठोस काम, जैसे कि सड़कें, बिजली, पानी। बिल्कुल, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाए। जब लोगों ने इन सब चीजों को जाति और धर्म के नारों के सामने तौला तो विकास का पलड़ा भारी रहा। मतलब ये कि जनता अब सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि डिलीवरी पर वोट कर रही है। हाँ, और अगर ये विश्लेषण सही है तो ये भारतीय राजनीति के लिए वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये पारंपरिक राजनीतिक रणनीतियों के लिए एक सीधी चुनौती है जो दशकों से हमें जाति और धर्म में उलझाए हुए थी। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही निकलता है कि बिहार का चुनाव सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं था। नहीं, ये एक राष्ट्रीय संदेश है,
एक ऐसा संदेश जो कहता है कि जातिवाद की राजनीति अब शायद नहीं चलेगी। हाँ, और ये भी कि कानून का सम्मान सबसे ऊपर है। और अंत में जनता विकास, सुरक्षा और सम्मान के ठोस मुद्दों पर ही वोट देगी। और मैं यहाँ श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। इस स्रोत का विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर बिहार जैसा राज्य जिसके सामाजिक समीकरण इतने जटिल माने जाते हैं अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं इस तरह बदल सकता है, तो क्या ये एक बड़े राष्ट्रीय बदलाव का शुरुआती संकेत है? ये बहुत अहम सवाल है। और अगर हाँ, तो भविष्य में भारत के दूसरे राज्यों की राजनीति पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा?